हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स। हम जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, आपको शुरुआत की जो 5 यूनिट्स है उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको कि जो हमारा नया रिवाइज्ड जो सिलेबस आया है उसमें से हमें कितना क्या पढ़ना है या कितना छोड़ना है। तो आज जो हमारा होगा 6th से जो 10th यूनिट है हमारी चैप्टर 11 to 17 उनके बारे में कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं। अभी एक बात बता देते हैं आपको कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें से कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हट गया है। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हटा नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अभी बात करते हैं यूनिट 6 की। जो यूनिट है उसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 है। ये जो दो चैप्टर है वो आएंगे और वो 9 मार्क्स के क्या आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो 9 मार्क्स को जो दो चैप्टर है उनमें डिवाइड किया गया है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चैप्टर नंबर 11 और 12 है उनमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारा किरण प्रकाशिकी। यहाँ से जो चैप्टर हटे हैं ये मान के चले कि आप जो क्लास 10th में अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये चीजें आप पढ़ के आ चुके हो, तो उस आधार पर शायद मान के इन्होंने ये पॉइंट्स हटाए हैं। जो एक पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की हम 10th क्लास में बात कर चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग, जैसे इसमें मरीचिका वगैरह हमने देखा था कि दूर से जैसे रेगिस्तान में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पानी है, ऐसा कुछ। ये जो इसकी एप्लीकेशंस थी वो, और ये गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और उससे संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, नेत्र दोष और इनके निवारण, ये चीजें हैं बिल्कुल हटा दी गई हैं इनमें से कि ये आपको नहीं पढ़ना गया है। लेकिन देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो इनमें हमें थोड़ा जैसे दर्पण के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले फोकस दूरी के बारे में, गोलीय त्रिज्या के बारे में, इन वक्रता त्रिज्या के बारे में, ये चीजें हैं ये हमें अभी भी पढ़नी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर लेंस है। लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, लेंस मेकर सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहा से दर्पण सूत्र में थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते हैं कि वहीं से हम क्या देखते हैं उसको समझते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र रखा गया है। इसमें जो दूरदर्शी है हमारे, सूक्ष्मदर्शी हुआ, अपवर्तक प्रश्न हुआ, खगोलीय, दूरदर्शी, अपवर्तन और परावर्तक दोनों प्रश्नों के लिए ये सब अभी भी इस सिलेबस में है। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे हर बार पूछा जाता था या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से या प्रकाश के प्रकीर्णन से, जो इससे रिलेटिव जो भी घटनाएं थी उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस हर बार इन दोनों में से अल्टरनेट क्वेश्चन आते थे। अभी जो है लेंस के साथ में इसमें प्रिज्म भी है, विक्षेपण भी है, वो चीजें अभी भी हमें सिलेबस में पढ़नी पड़ेगी। और फिर इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 12 है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति में देखो इसमें हमें थोड़ी रिलीफ मिली है। कैसे कि इस चैप्टर को एक तरीके से प्रकाश को व्यक्त करने के लिए 3 चीजों के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो यहाँ से ये जो ध्रुवण है क्लियरली हटा दिया गया। आपको सिर्फ इस चैप्टर में व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटनाएं हैं उन्हीं के बारे में क्या करनी है, बात करनी है। तो देख लो, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, परावर्तन द्वारा, ब्रूस्टर द्विअपवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म में द्विप्रवणता द्वारा पोलरॉइड, और अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश को हमें संसूचन और मैथ्स करना। यहाँ से आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं अपने वो थे, ये सारे के सारे अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन ध्रुवण का हमारे प्रैक्टिकल में अभी भी है ये, तो हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकल के अंदर ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल के अंदर इनसे रिलेटेड कोई भी, तो ये चीजें हमें छोड़नी नहीं है, तब ये भी हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो अभी फिर हम बात करते हैं अगली यूनिट की, 7th यूनिट। जो 6th यूनिट की तो हमने बात कर ली है, तो कितने मार्क्स की हो गई, 9 मार्क्स की कंप्लीट हो गई है।
अभी जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है कौन सी, 7th यूनिट। 7th यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 13, जिसमें से जो बोर्ड एग्जाम होगी हमारी उसमें से मार्क्स मिलेंगे हमें 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और वही जो यूनिट 8 है हमारी, जिसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, उनमें से हमें 6 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी यूनिट जो 7th यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं, कि आपको क्या ध्यान रखना उस चैप्टर में। देखो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगें। इसमें जो मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो हटाई गई है, एक तो आपको डायरेक्ट ये नाम दिख रहा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और डेविएशन जर्मर का प्रयोग डिस्कस। ये जब चैप्टर है अपनी बुक का लास्ट के टॉपिक्स हैं ये दोनों, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। फिर बात आती है इससे जस्ट थोड़ा सा पहले आपके पास आते हैं क्या, पहले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, उनके बारे में हमें फोटोन्स की अवधारणाएं वो हमें पढ़ने सारे। उनके बाद में हमारे पास जो द्रव्य तरंगों की बात करते हैं तब हम क्या निकालते हैं, द्रव्य तरंगों से हमने प्रकाश की दिन प्रकृति के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, अल्फा सॉरी लैम्डा का मान हमने निकाला था, तरंगदैर्घ्य का मान निकाले थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए और अन्य जो कण हैं उनके अल्फा कणों के लिए। ऐसे हमने क्या निकाला था, जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकाला था। तो यहाँ से जो लैम्डा के जो इसमें दिया हुआ कि द्रव्य कणों के संबंध में द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य, ये हमें नहीं निकालना है। यहाँ पे जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे हमारे पास, यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था, तो वो हमें नहीं करने हैं। आपकी बार लैम्डा की जो वैल्यू निकालने वाला वो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इसमें ये चीज हमें लैम्डा की, लेकिन उससे पहले जो वेग प्रकृति है वहां हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, हल्का सा इसको समझेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जैसे न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ना ये टॉपिक जो लैम्डा के हमने तरंगदैर्घ्य के लिए मान निकालने थे वो हमें याद रखना है। फिर ना डेविएशन जर्मर का प्रयोग करना है और ना ही अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ना है। तो बचे हुए पार्ट में से हमारे पास जो 4 नंबर के इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर आती है यूनिट 8। जो 8th यूनिट है वो हमारी 6 मार्क्स की है और इसमें 2 चैप्टर है, एटॉमिक और न्यूक्लियर जो फिजिक्स पार्ट है उनका उसमें बताया गया है। देखो जो चैप्टर नंबर 14 है परमाणुीय भौतिकी, जो बुक का एक तो फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं वो हटाए गए हैं। जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक अपना थॉमसन मॉडल वो हटा दिया, जो चैप्टर शुरू होते स्टार्टिंग का है, और लास्ट में जो बोर की द्वितीय विग्रहितों की व्याख्या लिखी हुई है वो हमें नहीं करनी है, सिर्फ इसमें से ये 2 टॉपिक हटाए गए और पूरा चैप्टर अपने को पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से जो न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता और अर्ध आयु, मध्य आयु, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है। और दूसरी इसमें जो आपकी बता दें कि अल्फा बीटा गामा है, इन किरणों के एक तो हमने क्या लिखे थे, गुण लिखे थे, और एक क्या था अल्फा बीटा गामा क्षय है। तो जो अल्फा बीटा गामा है गुणों को तो इन्होंने डायरेक्टली इसमें दे दिया कि भाई गुण हमें नहीं करने हैं, लेकिन जब जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सिलेबस आपके कोर्स में है, ना तो यहाँ क्षय की बात की गई है ना वहाँ, तो शायद जो अल्फा बीटा गामा क्षय है वो भी यहाँ से हमारे पास हट गया है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्षय से न्यूमेरिकल आते थे, तो जो अल्फा बीटा गामा क्षय है और उनके गुण हैं उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। फिर इसी के अंदर जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की हम बात कर रहे थे, तो द्रव्यमान संख्या के साथ में जो बंधन ऊर्जा के ग्राफ को हम ले रहे थे कि यहाँ से जो स्थिर अवस्था में स्थायी अवस्था में क्या है उसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, इसको नहीं पढ़ना है, और ना ही हमें रेडियो एक्टिव क्षय जो नियम है वो पढ़ना है। तो इस तरीके से इसमें इस चैप्टर में से थोड़ा जो पार्ट है वो थोड़ा ठीक हटा है। और इसी तरीके से अभी हमारे पास 2 यूनिट और है हमारी 9th और 10th यूनिट। देखो अभी तक जो हमारी 6th यूनिट थी उसमें से हमने 9 मार्क्स की बात की, 7th में 4 मार्क्स की बात की है, और 8th यूनिट में किसकी बात कर रहे हैं हम 6। जो यूनिट 9 है वो 6 मार्क्स
बताई गई हैं आपको। जो डायोड है, 3 डायोड दिए थे आपको, जेनर डायोड, फोटो डायोड और एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या इसको क्या कह दो, एलईडी। ये तीनों के तीनों हमारे को नहीं पढ़ने हैं। यहाँ से बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर है इसमें से ज्यादा कुछ नहीं हटके, ये बहुत ही कई छोटे टॉपिक है, यही हटे हैं। तो आपको और पूरा चैप्टर है पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म सा ही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में से एक आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। दूसरी चीज इसमें कि इसमें जो गेट है, एक जो सिलेबस में है अभी हमारे पास जो गेट है, गेट पे ये मान के चलो कि 100% जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। और तो इसी में जो लास्ट यूनिट है हमारी कौन सी यूनिट 10, जो हमें बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की मिलती है, 4 मार्क्स की मिलती है। इसमें हटाने को तो आपको देखो खूब लंबी लाइन लगेगी इसमें, लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि ये जो सारा जो चैप्टर है इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका विस्थापन धारा हटाया गया है। विस्थापन धारा की आपको हो सकता है एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाए, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें हमें पूछी जाएंगी, क्योंकि इसमें मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं और भी बात करेंगे तो वहाँ जो विस्थापन धारा का हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये छूटे कट किए हुए सिलेबस में से विस्थापन धारा है, लेकिन ये हमें छोड़नी नहीं है, ये हमें पढ़नी ही है, क्योंकि इसके बगैर इस जो चैप्टर की बहुत सी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी। तो टीचर्स को भी ये क्या है, पढ़ानी ही पड़ेगी। फिर आती है बात नैनो तकनीकी और नैनो भौतिकी। ये जो सारा एक तरह लेकर का, उसकी बात ये कि जो ये चैप्टर है उसका जो लास्ट का हमारे पास पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है नैनो तकनीकी, सिर्फ वो एक टॉपिक हटा है। जो नैनो तकनीकी जो लास्ट इसका टॉपिक है इस 17th चैप्टर का, उसमें जो बताई गई है वही चीजें नैनो तकनीकी के उद्गम को, सिद्धांत को और इसके उपयोगों को बताया गया है। तो इस तरीके से जो हमारी अभी तक हमने बात की थी कौन सी यूनिट, फर्स्ट से लेके 5th तक यूनिट है, वो तो हमारे पास आती हैं 27 मार्क्स के आते हैं। और जो 6th से 10th जो यूनिट है वो हमारे पास आती है 29 मार्क्स की। ये जो है इसमें कितने चैप्टर हमारे पास, 10 चैप्टर हैं और इनमें हमारे पास सिर्फ 7 चैप्टर हैं। क्योंकि ये देख लो यूनिट 6 9 7 4 की, 7 6 की, 9 है हमारे पास क्या 6 की और 4, टोटल हो गए हमारे पास कितने 29 मार्क्स। और 27 और 29 मिला के हो गए अपने पास 56 मार्क्स हमारे पास ये हो जाते हैं टोटल। तो इस तरीके से यहाँ से जो चैप्टर है हमारे जो 56 मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। इनमें से हमारे पास जो जितने चैप्टर्स हमारे को कम करवाए हैं उनके बारे में बात करें तो फिर डिटेल में अगर हम शॉर्ट में अगर ये समझना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है कम हुआ है यहाँ से, लेकिन वो चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेगी। अगर कोई चैप्टर हटता है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई इस चैप्टर में से हमें ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर बात आती है 56 मार्क्स की बात करने के बाद में हमारे पास जो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स है उनके बारे में बताते हैं। तो प्रैक्टिकल में कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है जो आपका हटा दिया गया है, बस इतना बेनिफिट इसमें हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे आपके पास, एक मेजर एक्सपेरिमेंट आता था 10 मार्क्स का, मेजर एक्सपेरिमेंट लेते थे, और 5 × 2 10 के हमारे पास 2 क्या आते थे माइनर आते थे, और जो 5 मार्क्स किसका होता था हमारे पास रिकॉर्ड का होता था, और 5 मार्क्स किसके होते हैं वाइवा के होते हैं। तो इस तरीके से ये 30 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा का ऐसा ही रहा। जो प्रैक्टिकल में चेंज हुआ है वो ये है कि जैसे प्रैक्टिकल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ए और बी पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। इसमें मेजर भी आते हैं इस पार्ट ए में, और इसी में इसके क्या आते हैं माइनर। वैसे ही बी में क्या आते हैं मेजर भी आते हैं और इसके माइनर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। अभी जब आप रिपोर्ट बनाओगे या स्कूल में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो मिनिमम की कंडीशन होती है, जैसे अब तक जो हमारे पिछला था तक 10 जो एक्सपेरिमेंट हैं हम इन दोनों में से
5 करके 10 एक्सपेरिमेंट हमें क्या करने होते थे, अपने रिकॉर्ड में करने होते थे। फिर उनमें से जो भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम में ले लेते, और वैसे ही माइनर थे उनमें से कोई भी 4 प्रैक्टिकल्स क्या कर लेते हैं हम, माइनर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करने कंपल्सरी थे। यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 प्लस कितने हो गए, 18 प्रैक्टिकल तो पूरे होने ही आपके रिकॉर्ड में चाहिए थे। लेकिन अभी जो है वो थोड़ी सी कंडीशन इनमें चेंज की है। उन्होंने ये कहा है कि जो अपना पार्ट ए है उसमें से 3 और बी में से 3, यानी कि 3 + 3 हमारे पास जो मेजर प्रैक्टिकल है वो आपके पास रिकॉर्ड में कितने होने चाहिए, टोटल 6 होने चाहिए। जबकि जो माइनर प्रैक्टिकल है वो क्या होने चाहिए, इसमें से 2 और इधर बी पार्ट में से 2, यानी कि 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 4। तो यहाँ ये रिलैक्सेशन आपको मिला है कि क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत कम है प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो वहाँ हमारे को इतना इसने बेनिफिट दे दिया कि हर स्टूडेंट को मिनिमम 6 करने हैं। आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं जितने इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ से हटाया नहीं गया है। सिर्फ जो थॉरेटिकल है वहाँ से हमारे पास कुछ टॉपिक्स क्या है, हटाए गए हैं। तो आप जितना करना चाहते हैं उसमें से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नया रिवाइज्ड सिलेबस आया 2021 फिजिक्स के लिए वो था, इसके बारे में हमने अपनी डिस्कस कर ली है। तो और क्लासेस के लिए जैसे रेगुलर क्लास अपनी हो रही है उनके साथ फिर से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।